हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रोफेसर अलका गोयल आज आपके लिए लेकर आई हूँ भारतीय संविधान का दर्शन। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान है वह किन किन महत्वपूर्ण तत्वों, महत्वपूर्ण विचारों, विचारधाराओं और दर्शन का समावेश लिए हुए बना हुआ है। स्टूडेंट, हम इसकी महत्वपूर्ण आधारभूत विशेषताओं को यहाँ इंगित करेंगे। आप एक चित्र यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें कि हमारे संविधान सभा में जो मुख्य व्यक्ति थे वो इस पर साइन कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, यानी कि जो भारतीय संविधान का दर्शन है वो बहुत कुछ इन सब की विचारधाराओं का भी परिणाम है। तो आइए जानते हैं हम। सबसे पहले जो हमारी जो संविधान सभा थी उसमें हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था और उस उद्देश्य प्रस्ताव के जो मुख्य सिद्धांत थे, आपको जब अभी मैं अध्ययन उसका कराऊंगी और आपको लगेगा कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो बहुत कुछ उनके विचारों का ही एक प्रारूप हमारे सामने नजर आता है। तो भारत को, ये जो मुख्य सिद्धांत है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाना है, यानी इसको लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना है, वंशानुगत जो लोकतंत्र है वो नहीं बनाना है। दूसरी चीज है कि समान स्तर के स्वशासन के साथ एक लोकतांत्रिक संघ हो, यानी यहाँ पर स्वशासन, विभिन्न स्तरों पर स्वशासन की व्यक्ति छोटे से छोटे स्थानीय स्तर पर वोट डाल करके अपनी स्वयं की सरकार बना सके। इसलिए हमारे यहाँ पर राज्य स्तर, मतलब स्थानीय स्तर पर राज्य द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग स्थानीय सरकारें भी होती हैं, जिनका अध्ययन मैं आपको अभी बाद में कराऊंगी इसी में ही। इसके अलावा संघ सरकार और घटक भागों की सरकारों की जो सारी शक्ति और अधिकार हैं वो भी लोगों से प्राप्त होते हैं, यानी हमारे यहाँ पर चूंकि संघात्मक व्यवस्था है और एक संघ सरकार है और साथ ही राज्यों की सरकारें हैं, तो वो हम, ये तो सामान्य विशेषता चल रही है, इनका विस्तार आपको संघीय व्यवस्था के अंतर्गत मिलेगा। इसके अलावा संविधान को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को ये सभी समानता मिलेगी और अवसर और कानून के समक्ष समानता के आधार पर लोगों को न्याय प्राप्त होगा। ये हमारी प्रस्तावना में भी सेम इसी प्रकार की शब्दावली दी हुई है। सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, पूजा, व्यवसाय, काम की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक स्वतंत्रता भी और सामान्य स्वतंत्रता भी हमारे संविधान को देनी है। ये एक आशय था उद्देश्य प्रस्ताव का, तो वो सब इसके अंतर्गत लिया है मैंने। और संविधान में जो संविधान के द्वारा अल्पसंख्यक, पिछड़े, आदिवासी क्षेत्रों के लोग जो हैं उनको अलग से व्यवस्था करने की बात भी कही है और एक ऐसा संविधान तैयार करना जो भारत के राष्ट्रों के समुदाय में उचित स्थान प्राप्त कर सके, यानी विश्व के देशों में, पूरे विश्व के राष्ट्रों में भारत का स्थान उच्च हो सके, इस प्रकार के संविधान के निर्माण की बात उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू द्वारा कही गई थी। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 22 जनवरी 1947 को उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और हमारा जो संविधान की आधारभूत विशेषताएं हैं वो बहुत कुछ इनके आधार पर निर्मित है। इस उद्देश्य प्रस्ताव का हमारा जो काफी कुछ विचारधारा और प्रभाव इस प्रकार से है। संविधान प्रारूप समिति, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान माना है, यानी हमारा जो संविधान समिति है, यानी जो हमारी प्रारूप समिति है और सर्वोच्च न्यायालय, वो भारत को पूरी तरह से संघात्मक संविधान मानते हैं। दूसरी चीज, हमारे संविधान को अमेरिकी विद्वान छद्म संघात्मक संविधान मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो अमेरिका का संविधान है वो पूरी तरह से संघात्मक है, भारत का संविधान संघात्मक नहीं है, ऐसा अमेरिकी विद्वान मानते हैं। तीसरी चीज यह है कि जो हमारे संविधान विद्ता है वो जवाब देते हुए कहते हैं कि संघात्मक संविधान का लक्षण एकमात्र अमेरिकी संविधान ही नहीं है और संविधान का संघात्मक होना उसमें निहित संघात्मक लक्षणों पर निर्भर करता है। और चूंकि हमारे संविधान में ये सभी संघात्मक लक्षण है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे संविधान को पूर्णतः संघात्मक संविधान माना है। और इसके बारे में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे जब हम संघीय व्यवस्था पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में इस प्रकार की जो छोटी छोटी जानकारी इस स्लाइड में दी हुई है वो आपके एग्जाम में, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में पूछ ली जाती है।
अलावा एक जो वास्तविक रूप में प्रस्तावना में हमारा संविधान घोषित किया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। देखिए इसका एक एक जो शब्द है जो हाईलाइट हो रहा है उसका बहुत महत्वपूर्ण मीनिंग है। वैसे मैंने आपको प्रस्तावना का अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है और उसमें एक एक शब्द की मैंने व्याख्या की है और इसके अंतर्गत भी आपको कुछ व्याख्या मिलेंगी। संप्रभुता यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है पूरी तरह से स्वतंत्र होना, सर्वोच्च होना। भारत किसी भी विदेशी आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है और लोगों के द्वारा पूरी तरह से चुनी गई जो मुक्त सरकार है उसके द्वारा शासित है और यहाँ के लोग ही कानून बनाकर लोगों पर शासन करते हैं। यानी कुछ लोग चुने जाते हैं, वही सरकार बनाते हैं और वही शासन करते हैं। दूसरी चीज है शक्ति विभाजन, यानी हमारे यहाँ पर शक्ति विभाजन है और राज्य की शक्तियां और केंद्र की शक्तियां दो भागों में इस प्रकार से विभाजित हैं। हालांकि और भी है सूची वगैरह जो आगे आपके लिए आएंगी और दोनों ही सत्ताएं आपस में एक दूसरे के अधीन नहीं अपितु संविधान से नियंत्रित है। तीसरी चीज है संविधान की सर्वोच्चता। हमारा संविधान सर्वोच्च है, राज्य और संघ दोनों पर समान रूप से बाध्यकारी है और केंद्र और राज्य में जो शक्ति विभाजन है उसके लिए कुछ अनुच्छेद भी हमारे यहाँ दिए गए हैं और न्यायालय जो संघ राज्य शक्ति हैं उनके विभाजन का पर्यवेक्षण करेंगे यानी परीक्षण करेंगे और जो सर्वोच्च न्यायालय है वो व्याख्या करेगा कि भारत में जो शक्ति विभाजन है वो अमुक शक्ति विभाजन किसके पास है। यानी कहीं कोई झगड़े की संभावना ही नहीं है भारत के जो संघ और राज्य हैं उनके शक्ति विभाजन में, क्योंकि यदि इस प्रकार का कोई भी बिंदु आता है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास न्याय करने का अधिकार है। इसके अलावा दूसरी चीज आती है तो जो प्रस्तावना में कुछ शब्द दे रखे थे उनका अर्थ था और भारत में संघात्मक व्यवस्था की कुछ ये कहें कि एक तरह से क्लियरिटी बताने के लिए है। दूसरी चीज है धर्मनिरपेक्षता। जो हमारे संघात्मक जो हमारी प्रस्तावना उसमें एक शब्द आया पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष यानी कि बिना किसी धर्म का समर्थन करे सभी धर्मों को भारत समान मानता है। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की पहचान है और किसी भी धर्म को विशेष दर्जा ना देकर के सभी धर्मों को समान माना है संविधान में और धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता दी है। और धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल नहीं है बल्कि पंथ निरपेक्षता शब्द है और 1976 में ये शब्द जो है वो धर्मनिरपेक्षता वो 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। अगली चीज आती है लोकतंत्र। जो हमारा एक आधारभूत विशेषता है हमारी वो है लोकतंत्र और लोकतंत्र का अर्थ है कि लोगों के पास में सरकार बनाने की जिम्मेदारी, लोग ही सरकार को बनाएंगे और हर 5 साल या जितना भी समय निश्चित किया है उस समय चुनाव लड़ेंगे और स्वयं सरकार बनाएंगे और आगे की योजना जो है वो बनाएंगे। इसके अलावा लोकतंत्र केवल राजनीतिक नहीं है, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को भी भारतीय लोकतंत्र में शामिल किया गया है और इसलिए हमारे यहाँ नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनको भी स्थान दिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व का क्या कार्य है कि वह ये निश्चित करते हैं कि सरकार आने वाली सरकारों को किन किन नीतियों पर चलना है, लोगों के लिए जो भारतीय जनता है उनको क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। इसके अलावा हमारा संविधान सर्वोदय की बात करता है, यानी कि सभी का भला, सिर्फ बहुमत का कल्याण नहीं सभी का कल्याण। तो सर्वोदय की धारणा जो है आप जानते हैं महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण द्वारा विकसित की गई है। यानी सभी का सभी प्रकार का विकास, भौतिक, आध्यात्मिक, नैतिक, मानसिक, शैक्षणिक, हर तरीके का विकास जो है वो व्यक्तियों का होना चाहिए। और हमारी जो प्रस्तावना है उसमें भी बिल्कुल साफ दिया गया है कि भारत सभी के कल्याण के लिए कार्य करेगा। और मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि नीति निर्देशक तत्व भी इसी बात की ओर इंगित करते हैं कि आने वाली सरकार जो है उनको किन नीतियों पर चलना है।
अगली जो नीति हमारी है स्टूडेंट वो है समाजवाद। समाजवाद हालांकि बहुत नया नहीं है, हमारा जो वेदांत है यानी वेदों में भी समाजवाद के दर्शन होते हैं। समाजवाद मतलब सभी को समान मानना, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से सभी प्रकार से समान मानने का प्रयास करना, मानसिक रूप से भी। और यदि समान नहीं है तो हमारा संविधान क्या प्रयास करेगा कि हमारी आने वाली सरकारें जो है वो समाज में समाजवाद लाने यानी समानता लाने के प्रयास करेंगी और सभी जो दल हैं वो लोकतांत्रिक समाजवाद को बढ़ावा देंगे। ये बात नीति निर्देशक तत्व में स्पष्ट है ही। और हमारी और स्पष्टता लाने के लिए जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें समाजवाद शब्द को प्रस्तावना में जोड़ दिया गया था। इसके अलावा मानवतावाद का समर्थन करता है हमारा जो संविधान है, हमारी जो आधारभूत विशेषताएं हैं संविधान की। वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है यानी पूरी दुनिया एक कुटुंब है, एक परिवार की तरह है, इसलिए जो भी विवाद आए उनको शांतिपूर्वक सुलझाएं। और ये बात हम नीति निर्देशक तत्वों में भी हमें मिलती है। स्टूडेंट, मैं आपको नीति निर्देशक तत्वों का जब अलग से बताऊंगी तो आपको एक एक तत्व का व्याख्या करके बताऊंगी और उस समय भी इनका रिपीटेशन होगा। इसके अलावा विकेंद्रीकरण यानी हमारे जो आधारभूत विशेषताएं है वो है कि विकेंद्रीकरण, पंचायत प्रणाली के माध्यम से विकेंद्रीकरण का प्रयास किया गया है, यानी कि गांव से लेकर के शहर तक, हर एक इकाई तक, प्रत्येक गांव तक ये प्रयास किया गया है कि सत्ता प्रत्येक अंतिम व्यक्ति तक भी पहुंचे, सब प्रकार का लाभ जो है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। महात्मा गांधी ने इस प्रकार की एक तरह शुरुआत करने की बात कही। मैंने कहा ना कि आपको आधारभूत जो विशेषताएं हैं हमारी, उनमें सबकी विचारधारा है। गांधी की विचारधारा भी है, नेहरू की विचारधारा भी है, वेदों की विचारधारा भी है, बुद्ध की विचारधारा भी है, महावीर की विचारधारा भी है, क्योंकि हमारे यहाँ अहिंसा की बात भी कही गई है, सत्य की बात भी कही गई है, और भी बहुत सारी जो बातें हैं वो हमारे जो हमारे आदर्श हैं उनकी ध्वनित होती है हमारे संविधान में। इसके अलावा नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसमें भी कुटीर उद्योग धंधों की अवधारणा भी विकेंद्रीकरण को संदर्भित करती है। इसके अलावा है स्टूडेंट उदारवाद। तो भारतीय उदारवाद की जो अवधारणा है वो पश्चिमी उदारवाद से थोड़ी सी भिन्न है और भारतीय उदारवाद में स्वशासन, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद, आर्थिक सुधार, संवैधानिक दृष्टिकोण, प्रतिनिधि संस्थान, इन सभी को संदर्भित करता है, यानी उनसे थोड़ा भिन्न है। उनकी संस्कृति अलग है, हमारी संस्कृति अलग है और इसलिए जो भी विशेषताएं उदारवाद की ली गई हैं वो हमने अपने अनुसार उनको लिया है। इसके अलावा जो एक विशेषता है हमारी की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के क्षेत्रों में काम करने की हर व्यक्ति को अनुमति है और बड़े जो उद्योग हैं और आवश्यक उद्योग हैं वो तो सार्वजनिक क्षेत्र में रखे गए हैं और जो छोटे उद्योग हैं वो निजी क्षेत्र में हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा आर्थिक डिस्क्रिमिनेशन या आर्थिक असमानता पैदा नहीं होती है, वो छोटे उद्योगों में रखे गए हैं। हालांकि उदारवाद के साथ में थोड़ा बहुत परिवर्तन अब आ गया है, लेकिन फिर भी सरकार का बहुत कुछ नियंत्रण है। स्टूडेंट, ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो विचारधारा है ये हमें कौटिल्य में नजर आती है। कौटिल्य ने इसी प्रकार की विचारधारा के अपने 3 सिद्धांत दिए अर्थव्यवस्था के। आप विस्तार से यदि चाहें इनको तो कौटिल्य के मेरे कई सारे वीडियो हैं, उसमें आपको अर्थव्यवस्था संबंधी जो उनके विचार हैं वहाँ आपको इनके विस्तार से विचार आपको जानने को मिलेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट, हमारी जो विचारधारा है, जो तत्व हैं, वो गांधीवाद से बहुत ज़्यादा, ये कहें कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है गांधी और नेहरू से प्रभावित है। तो गांधी ने अहिंसा के माध्यम से एक जो विदेशी शासन से वो लड़े थे तो एक नया उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया, इसलिए हमारे संविधान में भी अहिंसा और सत्य को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। हमने ये मतलब एक अनुच्छेद जो 51 है नीति निर्देशक तत्वों में, उसमें साफ ये लिखा हुआ है कि हम शांतिपूर्ण तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने का प्रयास करेंगे और हिंसा का प्रयोग आवश्यकता मतलब अपनी किसी को आक्रमण करने के लिए हम हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे, रक्षात्मक में तो हमें करना ही पड़ेगा। इसके अलावा छुआछूत, कुटीर उद्योग धंधे, शराबबंदी, प्रौढ़ शिक्षा, गांव के उत्थान की बात गांधी ने कही थी और वही सब बातें हमारी वर्तमान में भी चली आ रही हैं।
इसके अलावा गांधी के अनुसार हमारा जो समाज है वो शोषण मुक्त और विकेंद्रीकृत समाज के निर्माण की बात हमारे यहाँ कही गई है और गांधीवादी सिद्धांतों को हमारे संविधान में बहुत ही सम्मानजनक स्थान प्रदान किया गया है। तो स्टूडेंट, आशा है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इसमें पूरा दर्शन आपको समझाया है स्टूडेंट कि भारतीय जो संविधान है वो किन किन बिंदुओं पर आधारित है। आपको जो भी क्वेरीज हो, कहीं भी कोई आपको समस्या आ रही हो, कोई भी कठिनाई आपको आ रही हो स्टूडेंट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और किसी भी विषय पर यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि मैडम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के इस विषय पर आप हमें वीडियो बना दीजिए। आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए मेरे ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, इसलिए आप प्रत्येक वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।